एक जाटनी अपने खेत में गोबर पाट रही थी, अर्थात गोबर के उपले बना रही थी और साथ साथ मुंह से तिल चबा रही थी। तभी वहां से राजा का बिगड़ा हुआ नौजवान लड़का गुजरा। जब उसकी नजर उपले बनाती हुई उस नौजवान सुंदरी पर पड़ी तो उसने सोचा, क्यों ना इसके साथ थोड़ी ठिठौली की जाए। इस सोच के साथ वो अपने घोड़े को उसके थोड़ा करीब लेकर गया और उस जाटनी से बोला, तिल थापणी, गोबर चाबनी, ई गांव को के नाव, अर्थात तिल बनाने वाली और गोबर चबाने वाली इस गांव का नाम क्या है। जाट की लड़की भी बड़ी तेज तर्रार थी, उसने भी कुंवर को उसी ढंग से उत्तर दिया, सेल चढ़िया घोड़ा फर्क कावड़िया, ताव गांव को नाम ई टेली, अर्थात राजकुमार पर चढ़े हुए घोड़े इस गांव का नाम टेली है। जाटनी की हाजिर जवाबी और उसके नहले पर दहले वाले जवाब को सुन राजकुमार के तन बदन में आग लग गई। वो ठहरा राजा का लड़का और वो मामूली से जमींदार की लड़की। गुस्से से लाल पीला होता हुआ राजकुंवर जाटनी से बोला, तेरी ये मजाल, तू राजा के लड़के को उल्टा जवाब दे। मैं तेरे साथ ऐसी कहानी करूंगा कि तू सदा याद रखेगी कि तेरा पाला किससे पड़ा था। मैं तुझसे विवाह करूंगा और चौथे फेरे में ही तुझे छोड़ दूंगा। ना तो तू ब्याही रहेगी और ना कुंवारी। इतनी बात कह कुंवर वहां से जाने लगा। अब जाटनी उसे ऐसे कैसे जाने देती। उसने कहा, रुक राजा की घमंडी औलाद, अब मेरी भी बात सुनता जा। तू बड़ा राजकुमार बना फिरता है ना। अगर तेरे ही सगे बेटे से तेरा काला मुंह करवाकर, तुझे 7 जूते मरवाकर तेरे इस घमंड को चूर चूर ना किया तो मैं भी असल जाट की औलाद नहीं। जाटनी की बात सुन कुंवर चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चला गया। राजमहल लौटकर उसने खाना पीना छोड़ दिया और अनशन करने लगा। इकलौते बेटे के अचानक बदले इस व्यवहार से राजा और रानी बहुत परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों कुंवर ने अचानक खाना पीना छोड़ दिया। जब भी वे उससे इन सब की वजह जानना चाहते तो वो हर बार बात को टाल देता। राजा इसी सोच में परेशान बैठा था। तब रानी ने उससे कहा, महाराज, नया खून है, अभी अभी जवानी में पैर रखा है, क्या पता कुछ ऐसा हो गया हो जिसे वो अपने माँ बाप के साथ नहीं बतलाना चाहता हो। राजा बोला, तो फिर क्या करे अब। रानी बोली, महाराज, आप उसके जिगरी दोस्त को बुलवा लो और उसे कुंवर के पास भेजो। उसके आगे कुंवर जरूर अपने मन की बात कहेगा। राजा को रानी की बात उचित लगी। अगले दिन जैसा रानी ने कहा, राजा ने वैसा ही किया और कुंवर के एक खास दोस्त को बुलवा उसे अपने बेटे की हालत से अवगत करवाते हुए उसके पास भेजा। कुंवर के जिगरी ने जब उसके पास जाकर उसकी इस व्यथा का कारण पूछा तो अंदर ही अंदर घुल रहे कुंवर ने उसके आगे सब उगल दिया। जाट की लड़की के साथ हुई पूरी घटना राजकुंवर अपने जिगरी दोस्त के सामने कह सुनाता है और कहता है, उस मामूली सी जमींदार की लड़की को मैं चुनौती तो दे आया कि मैं उसे बीच विवाह चौथे फेरे में छोड़ दूंगा, पर मेरी अब ये चुनौती पूरी कैसे होगी। अपने राजकुमार मित्र की बात सुन उसका जिगरी हंसता हुआ बोला, अरे मेरे यार, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम खाना छोड़कर अनशन पर बैठे हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता यानी महाराज से अभी बात करता हूँ। कुंवर थोड़ा चिंतित होता हुआ बोला, पर मेरे पिता हमारे इस कुकृत्य में शामिल क्यों होंगे भला। कुंवर का जिगरी बोला, तू उस सबकी चिंता मत कर यार। इतना कहकर वो राजा महाराज के पास जाता है और उन्हें आधी अधूरी बात बताते हुए कहता है कि महाराज, आपके सुपुत्र का हृदय राज्य की एक जाट जमींदार की लड़की पर आसक्त हो गया है। बस उसी के चक्कर में वो अनशन पर है। अपने बेटे के दोस्त की बात सुन राजा बोला, अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी उस जमींदार के घर राजकुमार का रिश्ता पहुंचा देता हूँ। इस प्रकार राजकुमार का जिगरी दोस्त उसके पिता को आधी अधूरी बात बताकर मना लेता है। राजा अगले दिन ही अपने एक पुरोहित के हाथों जाट के घर अपने लड़के का रिश्ता भेज देता है। पुरोहित तुरंत आदेशानुसार जाट के घर राजा के लड़के का विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंच जाता है। राजा के लड़के का रिश्ता आया देख एक बार के लिए जाट सकपका गया। कहाँ वो राजा का लड़का और कहाँ हम साधारण से जमींदार। वो गहरी सोच में पड़ जाता है। उसका दिल इस रिश्ते के लिए गवाही नहीं दे रहा था, पर भला राजा के आदेश को टालने की उसके अंदर क्षमता कहाँ। अंततः वो विवाह के लिए अपनी सहमति जता देता है। जाट की लड़की यानी जाटनी को जब पता चला तो वो बिना अपने पिता को कुछ बताए मन ही मन सतर्क हो जाती है। उसे पता था राजा का लड़का कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। निश्चित तिथि पर कुंवर बारात लेकर जाट के घर पहुंच गया। पंडित ने मंत्र आदि पढ़ते हुए लड़की को बुलाया और विधि विधान के साथ उन दोनों का विवाह कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। रस्म अनुसार जब उन दोनों के फेरे हुए तो 3 फेरे पूरे होने तक तो कुंवर ने कोई हरकत नहीं की, पर ज्यों ही चौथा फेरा शुरू हुआ वो धड़ मार कर एकदम गिर पड़ा। अब उसके मित्र आदि तो पहले से ही सारी योजना से भली भांति परिचित थे।
उन्होंने आनन फानन में हो हल्ला मचाते हुए राजकुमार को उठाया और बोले, कुंवर को मिर्गी का दौरा आया है, ठीक होने पर इसे वापस ले आएंगे। इतना कहते हुए उन्होंने कुंवर को पालकी में लिटा दिया और शादी के बीच ही उसे ले गए। इधर जाटनी भी पहले से ही सतर्क थी, उसे कुंवर के मंसूबों का अच्छे से पता था। चौथे फेरे के दौरान जब कुंवर बहाना करते हुए नीचे गिरा और ये सारा झमेला हुआ, उसी दौरान उसने चुपके से कुंवर की कटार निकाल ली थी। उनके जाने के बाद जाट की बेटी ने राजकुमार की कटार से बाकी बचे हुए फेरे ले लिए। इस प्रकार विवाह संपन्न हो गया। अब बदले की बारी उसकी थी। जाट की लड़की को धोखे से विवाह के बीच में छोड़ राजकुमार राजमहल लौट आता है। वक्त बीता, पर कुंवर अब उसे लाने के लिए क्यों जाने वाला था भला? उसे तो बस अपनी कही हुई पूरी करनी थी। जाट की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो राजा के सामने जाकर अपनी बेटी के साथ हुए इस अन्याय की गुहार लगाए। जाट की बेटी दिन प्रतिदिन गहरी चिंता में सूखने लगी। अंदर ही अंदर उसे ये बात कचोटती रहती कि राजा का लड़का तो उसे बीच विवाह छोड़कर अपनी कही बात पूरी कर गया, अब वो अपनी बात को कैसे पूरा करेगी? आखिरकार जाटनी ने भी एक योजना बनाई। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वो अपने पिता के पास जाती है और उनसे कहती है, पिताजी, कुछ दिन से मेरा मन उखड़ा उखड़ा सा रहता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं मानसिक शांति के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। जाट ने भी सोचा, ठीक है, तीर्थ आदि घूमने से उसकी बेटी अपने साथ हुए उस हादसे को भूल जाएगी। उसने खुशी खुशी अपनी बेटी को तीर्थ जाने की इजाजत दे दी और जाते हुए उसे राह खर्च के लिए बहुत सारा धन आदि भी दे दिया। जाट की बेटी तीर्थ के लिए घर से निकल पड़ती है, पर उसे कौन सा सच में तीर्थ जाना था? उसे तो राजा के लड़के से बदला लेना था। अंततः वो अपनी बनाई योजना अनुसार उसी नगर में जाकर रहने लगी जहाँ का राजा उस राजकुमार का पिता था। अपने पिता के दिए धन आदि से जाटनी ने नगर के अंदर एक ठीक ठाक घर ले लिया और वो अपना रूप बदलकर गुजरी का रूप धारण कर राजा की नगरी में रहने लगी और कुछ बढ़िया नस्ल की गाय ले ली। योजना के तहत वो अपनी गायों को हरे चारे के साथ साथ बहुत से सूखे मेवे खिलाती। मेवे चराने से गाय का दूध अति उत्तम होता चला गया। गुजरी बनी जाटनी ने अपने गायों के उस प्योर दूध से दही जमानी शुरू कर दी और शाम के समय वो पूरी तरह बन ठन कर नगर के चौक में अपनी दही बेचने के लिए जाने लगी। जो कोई भी उस गुजरी से दही खरीदने आता और जब दही के दाम पूछता तो गुजरी दही का भाव 100 रुपये बताती। उस समय 100 रुपये बहुत अधिक होते थे। एक दिन राजकुमार का दोस्त जब चौराहे से गुजरा तो उसने भी गुजरी बनी जाटनी से दही का भाव पूछा। 100 रुपये बताने पर उसने सोचा, अवश्य ही कोई खास प्रकार की दही होगी, इसलिए इसका मूल्य इतना अधिक है। उसने गुजरी से वो दही खरीद ली और राजमहल जाकर वो दही उसने राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने जब दही का स्वाद चखा तो उसकी तबीयत फड़क उठी। एक राजकुमार होते हुए भी उसने ऐसी स्वादिष्ट दही कभी नहीं खाई थी। दही के स्वाद से अभिभूत हो जब उसने अपने मित्र से उस अत्यधिक स्वादिष्ट दही का राज पूछा तो उसके दोस्त ने उसके आगे की पूरी बात कह सुनाई। राजकुमार ने सोचा, जिसकी दही इतनी स्वादिष्ट, इतनी उत्तम है, वो स्वयं कैसी होगी? ऐसा सोचकर वो अगले दिन खुद गुजरी के पास जाने का विचार करता है। गुजरी आम दिनों की ही तरह नगर के चौराहे में खड़ी अपनी दही बेच रही थी। तभी राजकुमार उस गुजरी के पास आता है और उससे दही देने को कहता है। वो ये बिल्कुल भी नहीं पहचान सका कि ये गुजरी और कोई नहीं बल्कि वही जाटनी है जिसे उसने विवाह के बीच में ही छोड़ दिया था। राजा का लड़का गुजरी के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो जाता है। गुजरी यानी जाटनी की तो शुरू से ही ये योजना थी कि वो किसी प्रकार राजा के लड़के को अपने जाल में फांस सके। अब राजकुमार हर रोज गुजरी के पास दही के बहाने आने लगा। एक दिन गुजरी ने उसे अपने डेरे में आमंत्रित किया। दोनों का प्यार प्रवान चढ़ा और वो एकांत में बने गुजरी के डेरे में मिलने लगे। इस प्रकार गुजरी यानी जाटनी गर्भ धारण कर लेती है। अगली बार जब राजकुमार उसके पास आया तो वो राजकुमार से अपने घर जाने की इजाजत लेते हुए कहती है, अब मुझे मेरे घर जाना पड़ेगा, मुझे बहुत दिन हो गए, घर वाले चिंता में होंगे। राजकुमार गुजरी को रोकने की बहुत चेष्टा करता है पर वो नहीं मानती। अंततः गुजरी राजकुमार को जल्दी ही दोबारा मिलने का आश्वासन देती है। उसकी बात से सहमत हो राजकुमार उसे निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी निकाल कर देते हुए कहता है, अब की बार जब तुम हमारे राज्य में आओ तो तुम्हें कहीं बाहर ठहरने की आवश्यकता नहीं। तुम पहरेदारों को मेरी ये अंगूठी दिखाकर सीधी राजमहल चली आना। राजकुमार की अंगूठी ले जाटनी फिर से अपने गांव अपने पिता के पास लौट जाती है। तय समय पर जाटनी ने एक बड़े ही स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया।
पुत्र के जन्म पर उसने अपने पिता को भी अपनी सारी योजना बता दी। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। जाटनी अपने पुत्र का खान पान का विशेष ध्यान देती, जिससे वो दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा। जाटनी से पैदा हुआ वो तेजस्वी लड़का अपनी उम्र के सभी लड़कों से होशियार और बलवान था। खेल खेल में वो अपने साथ खेलने वाले दूसरे लड़कों को पीट दिया करता था। ऐसे ही एक दिन जब वो खेल रहा था तो उसने एक ब्राह्मण के लड़के को घोड़ा बनाया और खुद उस पर सवार हो गया। घोड़े बने उस लड़के को जाटनी के लड़के ने बुरी तरह से पीट दिया। रोते चिल्लाते ब्राह्मण का लड़का जब अपने घर जाकर अपनी माँ को सारा माजरा बताता है तो उसकी माँ जल भुन उठती है। अत्यंत क्रोधित होते हुए वो जाट के घर जाती है और जाटनी पर बिफर पड़ती है। छिनाल कहीं की, ना जाने किसका लड़का लाई है। गांव के सभी लड़कों की नाक में दम किया हुआ है। मन आया उसको पीट दिया, मन आया उसे मार दिया। हरामी कहीं का। गुस्से से भरी ब्रह्माणी जब ये बातें जाटनी को कह रही थी, तब जाटनी का बेटा भी सारी बातें सुन लेता है। उसके तन बदन में आग लग जाती है। ब्रह्माणी के जाने के बाद वो गुस्से से लाल पीला होता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, या तो मुझे मेरे पिता का नाम बता, अन्यथा मैं तुझे मार डालूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। अपने बेटे के मुख से ये बात सुन उसकी माँ की आंखें स्वतः ही नम हो जाती हैं। वो कहती है, मैं तुझे तेरे पिता का नाम अवश्य बतला दूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि तू अपने बाप का काला मुंह करके उसे 7 जूते मारेगा। अपनी माँ की बात सुन लड़का हैरान होते हुए बोला, पर क्यों? तब जाटनी अपने बेटे के आगे पूरी बात खोल देती है कि कैसे घमंड में चूर उसके राजकुमार पिता ने अपनी बात पूरी करने के लिए उसे धोखे से बीच विवाह ही छोड़ दिया था, और कैसे तब वो उसके पिता का घमंड तोड़ने के लिए गुजरी का वेश धारण कर उससे फिर से मिली। माँ की पूरी बात सुन लड़का सन्न रह गया। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने उस ब्राह्मणी की बात सुन आपको गलत समझा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके कहे वचनों को झूठा नहीं होने दूंगा। मैं अपने उस अहंकारी पिता का मुंह काला करके उसे 7 नहीं बल्कि 14 जूते मारूंगा, 7 आपके नाम के और 7 मेरे नाम के। अपनी माँ से ये वायदा कर जाटनी का बेटा अपने पिता के नगर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ राजकुमार ने अपने पिता के निधन उपरांत राजकाज खुद संभाल लिया था। अब वो राजकुमार नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य का राजा था। जाटनी का लड़का जब अपने पिता के नगर में पहुंचा तो उसे भी पता चल गया कि उसका पिता ही अब वहां का राजा है। लड़के ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि बेशक उसका पिता राजा हो, पर वो अपना वादा पूरा कर उसे सबक जरूर सिखाएगा। पूरे नगर को अच्छे से घूम फिर कर देखने के बाद जाटनी का लड़का नगर की एक बूढ़ी मालिन के घर ठहर जाता है। मालिन ने पहले तो उसे टरकाना चाहा, पर जब लड़के ने उसे एक सोने का टका दिया तो उसने खुशी खुशी उसे अपने यहाँ ठहरा लिया। रात को जाटनी के लड़के ने पूरे नगर में इश्तिहार चिपका दिए कि 1.5 छेल की नगरी में 2.5 छेल आयो है, ठगाए गो ठगावे गो कोनी। कहानी को बीच में रोककर आपको जाटनी के लड़के के इश्तिहार का मतलब अच्छे से बताता चलूं। दरअसल पुराने समय में 1.5 छेल शब्द का प्रयोग बहुत ही चालाक लोगों के लिए किया जाता था, और 2.5 छेल यानी चालाकों का भी चालाक। तो जाटनी के लड़के ने खुले शब्दों में पूरे नगर को चुनौती दी कि इस शहर के सारे लोग मिलकर भी सिर्फ 1.5 चालाक हैं, और अब उनमें 2.5 चालाक यानी मैं आ गया हूँ। अब कोई उसे ठग नहीं सकता, क्योंकि जो खुद ठगता है उसे ही ठगने वाला कोई नहीं होता। राजा के कानों तक जब ये खुली चुनौती पहुंची तो उसके अहम को बड़ी ठेस पहुंची। तमतमाते हुए राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी इस 2.5 छेल को पकड़ेगा वो उसे बहुत बड़े इनाम से नवाजेंगे। राजा की घोषणा नगर में फैली तो मीणा जाति के लोगों ने 2.5 छेल को पकड़ने का बीड़ा उठाया। पुराने समय में मीणा जाति एक बहादुर और योद्धा जाति मानी जाती थी। मीणा जाति के लोग राजा के समक्ष उपस्थित हुए और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोले, हम उस दुष्ट 2.5 छेल को पकड़ कर दिखाएंगे। राजा ने खुशी खुशी उन्हें शुभ कामनाएं दी। दूसरी तरफ 2.5 छेल यानी जाटनी का लड़का उस बूढ़ी मालिन से पूछता है, बुढ़िया माई, आज नगर में ये हो हल्ला कैसा है? तब बूढ़ी मालिन बोली, अरे बेटा क्या बताऊं, नगर में कोई 2.5 छेल आया है जिसे पकड़ने का जिम्मा आज मीणा जाति के लोगों ने उठाया है। बूढ़ी मालिन की बात सुन शातिर मुस्कान के साथ 2.5 छेल बोला, ओह तो ये बात है। जैसे ही रात्रि हुई मीणा लोग चौकसी के साथ नगर में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ 2.5 छेल एक ज्योतिषी का रूप धारण कर मीनों के घर पहुंच जाता है और उनकी स्त्रियों को इकट्ठा कर उनसे कहता है, आज रात तुम्हारे घर डाकू आने वाले हैं जिनके बदन पर सिर्फ कच्छा होगा और वे गंजे होंगे।
इसलिए तुम पहले ही ईंट और पत्थर इकट्ठे कर तैयार रहना। जब वे खुद को घर मालिक बताते हुए अंदर घुसना चाहे तो उन पर ईंट पत्थर बरसा देना। इस तरह ज्योतिषी रूपी अढ़ाई छैल मीणाओं की स्त्रियों को बहला फुसलाकर वहां से चला जाता है। फिर वो एक नाई यानी बाल काटने वाले का रूप धारण कर एक तालाब के किनारे बैठ जाता है। घूमते घूमते जब मीणा लोग तालाब की तरफ आए तो उन्होंने उससे पूछा, कौन है रे तू और इस समय यहाँ क्या कर रहा है? तब नाई